मेरा नाम निखिल है और ये वाकया मेरे साथ कुछ महीने पहले घटा था। कॉलेज के बाद भी हमारा दोस्तों का ग्रुप जैसा था वैसा ही रहा। हमारे दोस्त ऋषि की शादी थी। शादी एक हिल स्टेशन पर थी। चूंकि लड़की उसी गांव की ही थी, इसलिए शादी भी वहीं होने वाली थी। दिसंबर का महीना था। शादी के लिए उन्होंने हाल ही में बना एक रिजॉर्ट लिया था। कार्यक्रम 2 दिन तक चलने वाला था। एक दिन पहले थोड़ी पूजा, फिर शाम को हल्दी और उसके अगले दिन शादी थी। मैं और वेदांग ही ऋषि के साथ एक दिन पहले गए थे। हम दोपहर को वहां पहुंचे। ऋषि के रिश्तेदार, माँ बाप, बाकी सभी लोग हमारे साथ थे। एक तरफ जंगल था, एक तरफ गहरी घाटी थी, लेकिन वहां तक जाने वाली सड़क जालों से बंद थी। रिजॉर्ट मुख्य सड़क से बहुत दूर था, इसलिए वहां लोगों की कोई भीड़ नहीं थी। ऋषि जिस लड़की से शादी कर रहा था उसका नाम गौरी था। गौरी के परिवार के लोग भी वहां ठहरे हुए थे। हल्दी के साथ पूजा भी होने वाली थी, इसलिए रिजॉर्ट के सभी कमरे दूल्हे के पक्ष और दुल्हन पक्ष में बांट दिए गए थे। हमें जो कमरा मिला था उसमें मैं, ऋषि और वेदांग ठहरे हुए थे। ऋषि ने समझदारी से हमारा कमरा गौरी के कमरे के बगल में ले लिया था। हमारा कमरा बढ़िया था। एक तरफ बालकनी थी, वहां से घाटी का शानदार नजारा दिखाई देता था। लेकिन असल में ऐसे हमें बस रात को सिर्फ सोने के लिए कमरे में आना पड़ता था। पहुंचकर हम फ्रेश होकर तैयार होकर बाहर निकले। शाम के 5 बज रहे थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद पूजा शुरू हुई। शाम 7 बजे हल्दी का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग ऋषि और गौरी को हल्दी लगा रहे थे। हल्दी के बाद खाना खाकर हम लोग लॉन्ग में गपशप करने लग गए। गौरी और उसकी सहेलियां वहां थी, ऋषि, वेदांग और मैं। तभी ऋषि के घर वाले आए और कम से कम 20 बार चेतावनी दी, यहाँ से कहीं मत जाना, बाहर बिल्कुल नहीं, हल्दी के बाद कहीं नहीं जाना। मैं भी उनकी बात समझ गया, क्योंकि मैंने हल्दी की रात वाली कुछ डरावनी कहानियां पढ़ी थी। कुछ देर बाद बाकी सब अपने कमरों में चले गए थे। हम वहां आग के पास बैठे थे। गौरी ने ऋषि से कहा, चलो घूमकर आते हैं। इस पर ऋषि ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारे परिवार ने क्या कहा? मैंने सुना, उन्होंने कहा कि बाहर मत जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? सामने एक घाटी है, उसे जाल से बंद कर दिया गया है। हम रिजॉर्ट के अंदर ही रहेंगे, हम वहां जा सकते हैं। ऋषि ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपना सिर नकारात्मक में हिला दिया। इस पर गौरी ने ऋषि से कहा, अरे पर मुझे बात करनी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम्हें अकेले में देना चाहती हूँ। इस पर मैंने कहा, अरे तो हम चलते हैं, तुम उसे दे दो। इस पर गौरी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, अब ऋषि को वहां आना पड़ेगा। मैंने ऋषि से कहा, अरे कहीं मत जाओ। गौरी बोली, ऋषि तुम्हें आना ही होगा। आखिरकार ऋषि और गौरी वहां गए। हमें तो समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन गौरी ने ऋषि के हाथ में कुछ दिया। वो दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। मैं और वेदांग दोनों की बकबक सुनकर दंग रह गए। कुछ देर बाद ऋषि और गौरी वापस आए। रात के 11 बजे थे। हम लोग कमरे में चले गए। जब मैं सो रहा था, मैंने ऋषि से कहा, सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए अकेले मत जाना, भले ही दरवाजे की घंटी बजे, मुझे जगा देना। हम कुछ ही देर में सो गए। 12 बज चुके थे। ऋषि ने बाथरूम में पानी की आवाज सुनी। उसे लगा कि नल चल रहा होगा, इसलिए वो उठा और बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन नल बंद था और आवाज बंद हो गई थी। वो हैरान था। बाथरूम की लाइट और दरवाजा बंद कर ऋषि वापस आया और वो सो गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। आवाज सुनकर ऋषि फिर से जाग गया। अंदर से रोशनी आ रही थी।
ऋषि ने सोचा, क्या मैंने लाइट बंद नहीं की? लेकिन बिना ज्यादा सोचे समझे वो उठ गया। वहां की लाइट बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया और वापस सोने चला गया। ना तो वेदांग को और ना ही मुझे कुछ पता था कि क्या हो रहा है। हम दोनों गहरी नींद में सो गए। ऋषि फिर से उठा, लेकिन इस बार बाथरूम का दरवाजा खुला था और उसने एक काली परछाई को अंदर आते देखा। वो डर कर उठा और बाथरूम में गया। उसने लाइट का बटन दबाया। उसने अंदर झांका। अंदर कुछ नहीं था। परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वो उसे सफेद आंखों से देख रही थी। ऋषि ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और लाइट बंद कर दी। वो फिर से सो गया। अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। गौरी का कॉल था। उसने कहा, बाहर आओ, मैं बात करना चाहती हूँ। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे यहीं बोलो, इसके लिए बाहर क्यों आना होगा? पर वो जिद करने लगी। तभी ऋषि ने उठकर दरवाजा खोला, पर उसने मुझे नहीं जगाया। ऋषि बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। उसने फिर गौरी को फोन किया, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। बरामदे में एक तरफ शीशे लगे थे, दूसरी तरफ दूसरे कमरे और फिर आगे सीढ़ियां। ऋषि का ध्यान उस शीशे पर गया। वो चौंक गया। एक अजीब काली लड़की की आकृति उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋषि दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खोल रहा था। अचानक बरामदे में ऋषि के सिर के ऊपर लगा बल्ब फूटा। ऋषि मंद रोशनी में उस शीशे को देख रहा था। वो आकृति शीशे को तोड़े बिना शीशे के आर पार बाहर आ रही थी। उसने बाहर आकर अपने हाथ फर्श पर टिकाए और ऐसे ही रेंगते हुए वो ऋषि की तरफ बढ़ने लगी। ऋषि बहुत डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो जो देख रहा था वो सपना था या सच। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो ऋषि वहां नहीं था और बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे चिंता होने लगी। मैंने वेदांग को आवाज लगाई और दरवाजा खोलने गया, पर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा बंद था। मुझे बाहर से ऋषि की कुछ अस्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे खतरा महसूस हो रहा था। मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मुझे इस कमरे से बाहर निकलना था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे एक विचार आया। मैं बालकनी में गया। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था और अगर आप बंगले में देखते तो वहां पर एक पाइप था। उसे पकड़कर नीचे उतरना संभव था और मैंने नीचे उतरने का फैसला किया। वहां वो लड़की ऋषि की ओर बढ़ रही थी। ऋषि बरामदे से भाग रहा था। जैसे जैसे वो भाग रहा था, बरामदे में एक एक करके फट रहे थे। उसने पलट कर देखा। लड़की उसके पीछे हवा में उड़ रही थी। सभी लाइटें बंद थी। हर जगह अंधेरा था। ऋषि बाहर से आ रही थोड़ी सी रोशनी में देख सकता था। वो सीढ़ियों के पास आया और चौंक गया, क्योंकि सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी, दुल्हन की तरह सजी हुई। वो घुटनों पर सर रखकर सिसक कर रो रही थी। जैसे जैसे ऋषि सीढ़ियों से नीचे उतरता गया, लड़की का रोना और भी भयानक होता गया। ऋषि को अब पीछे से आती लड़की का होश नहीं था। वो तो अपने सामने खड़ी लड़की में खोया हुआ था। वो लड़की के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और वो चौंक गया, क्योंकि वो गौरी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऋषि ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसका हाथ
थाम लिया। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर खरोंचों और जख्मों के निशान दिखने लगे। ऋषि को एहसास हुआ कि कुछ अलग है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था, किसी ने उसे ऊपर से जोर से धक्का दिया। वो उड़ गया और नीचे गिरने ही वाला था कि मैं नीचे से भागा और ऋषि को संभाल लिया। उसे सहारा देते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने मेरी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। मैंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने ऋषि से कहा, वहां कुछ भी नहीं है। ऋषि ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा, पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। वहां रोशनी थी। ऋषि बोला, गौरी तो अभी यहीं थी, कहाँ चली गई? क्या बात कर रहे हो ऋषि? ऋषि बोला, अरे कुछ तो गड़बड़ है यार। ऋषि ने मुझे संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। ऋषि की हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि वो जो कह रहा था वो सच था, लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो फोन आया था वो गौरी ने नहीं किया था, वो उस बुरी शक्ति की चाल थी। मैं ऋषि को कमरे में ले गया। वेदांग, वर्षा और कार्तिकी बाहर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रुक गए? इस पर वेदांग ने कहा, गौरी कमरे में नहीं है। मैंने कहा, क्या? ये आप क्या कह रहे हो? गौरी कहाँ चली गई? इस पर वर्षा ने कहा, हमें नहीं पता। जब मैं जागी तो मैंने देखा कि गौरी वहाँ नहीं थी। मैं उसे फोन कर रही थी, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मैं बाहर आई और फिर जैसे ही मैं आपके कमरे का दरवाजा खटखटाने वाली थी, वेदांग बाहर आ गया। इस पर वेदांग ने मुझे कहा, अरे निखिल, तुम्हारे जाने के बाद से ही मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, और जब अचानक दरवाजा खुला तो ये वर्षा मेरे सामने थी। लगता है हमें पता लगाना चाहिए कि गौरी कहाँ है। अभी परिवार वालों को मत जगाओ, नहीं तो खामोखा रायता फैल जाएगा। मैंने कहा। ऋषि चुप था। अभी तक वो सदमे से उबर नहीं पाया था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसे ले जाऊंगा तो वो और भी उलझन में पड़ जाएगा, और अगर मैं उसे वहां रखूंगा तो कुछ और हो सकता है। फिर भी मैंने वर्षा से कहा, तुम यहीं ऋषि के पास रहो, हम तीनों बाहर जाकर देखेंगे। हम तीनों बाहर आए। मन में संदेह की लहर तैर रही थी। ये जरूर कोई बाधा है, इसलिए शुरुआत में मैं उस घाटी की ओर गया। जैसे जैसे मैं करीब आ रहा था, मुझे लगने लगा कि मेरे सामने कोई है। घाटी की जाल पर एक लड़की बैठी थी और अचानक मेरे कान पर एक आवाज आई, अरे तुम तो उसे अकेला छोड़ा है। मैं चौंक गया। मैंने सोचा, अकेला मतलब? और मेरे दिमाग में कुछ रोशनी चमकी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वेदांग और कार्तिकी पीछे नहीं थे। मैंने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, वो एक छलावा था, एक चाल थी मुझे ऋषि से अलग करने की। मैं वापस कमरे में गया। मुझे एहसास हो रहा था कि भूत की कहानियां लिखना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना बहुत अलग बातें हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद थी, काल भैरव अष्टक की छोटी सी पुस्तक जो हमेशा मेरे बैग में रहती थी। मुझे किसी भी कीमत पर कमरे में जाना था। मैं कमरे में चला गया और पूरे आत्मविश्वास के साथ दरवाजा का हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन दबाया। अंदर वेदांग बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उसके करीब गया और पानी लाकर उसके चेहरे पर डाला। वो जाग गया। मैंने बैग से किताब निकाली और अपने पास रख ली। मैंने वेदांग से कहा, जल्दी बताओ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों गिर पड़े? पर वेदांग ने कहा, अरे यार, यहाँ कोई है। जब तुम गए थे तो मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे लगा कि कोई नीचे से बिस्तर पर वार कर रहा है। बिस्तर उड़ रहा था, ये कुछ समझ नहीं आया।
जब मैंने नीचे देखा तो कुछ नहीं था। तभी बाथरूम से किसी तरह की धीमी की आवाज आने लगी। मैंने डर कर बाथरूम का दरवाजा खोला और लाइट जलाई तो एक लड़की की काली आकृति मेरे तरफ चिल्लाती हुई आई। खुले बाल, चेहरे पर घाव, घिनौनी मुस्कान। उसे देखकर मुझे कुछ हो गया और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। इस पर मैंने कहा, मुझे लगता है ऋषि ने उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा ही बताया था। अरे पर ऋषि कहाँ चला गया? मैंने पूछा। मुझे कुछ भी पता नहीं है, उसने जवाब दिया। समझ गया था कि वो एक लम्हा है। रात के 3 बज रहे थे। मुझे लगा कि आत्मा अब कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि आत्मा की ताकत सुबह 3 बजे सबसे ज्यादा होती है। वर्षा और कार्तिकी दोनों आ गई। गौरी सो रही थी। मैंने उन्हें संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था और कहा, अब हमें ऋषि को ढूंढना है। कार्तिकी, तुम गौरी के साथ रहो और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम ना आ जाएं, दरवाजा मत खोलना। फिर उस घाटी में गए। हल्की हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी। हम दूसरी तरफ देख रहे थे। तभी वर्षा ने मुझे उधर देखने के लिए कहा। मैंने उधर देखा। कोई पेड़ की तरफ मुंह करके 2 पैरों पर बैठा कुछ कर रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। मैं उधर जाने लगा। मैं उधर करीब गया। वो कपड़े ऋषि के लग रहे थे। मैंने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। उसने पलट कर देखा। वो ऋषि था। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो उधर कुमकुम लगाया हुआ नींबू खा रहा था। जिस तरह से वो नींबू खा रहा था, उसे देखकर मुझे घृणा आ रही थी। मैं जानता था वो कोई ऋषि नहीं था। मैंने अपना हाथ जेब में डाला। मैंने काल भैरव अष्टक निकालना चाहा, पर शायद उस शक्ति को इसका एहसास हो गया था और वो वहां से भाग गया। मैंने अंदाजा लगाया कि वो उस जाल से नीचे कूदने की कोशिश करेगा। मैं उसके पीछे भागा। वो जाल पर चढ़ गया था। जैसे ही वो आगे जाने वाला था, मैंने उसका पैर पकड़ लिया। पूरी ताकत से उसे नीचे खींचा। मैंने काल भैरव अष्टक उसकी छाती पर लगा दिया। वो वहीं बेहोश हो गया। इसी बीच वेदांग और वर्षा वहां आ गए। हम ऋषि को वापस कमरे में ले आए और फिर उसके माता पिता को जगाया। मैंने उसे सारी बात बताई। वो हैरान थे, पर वहां कुछ बुजुर्ग लोग थे जो उसे जानते थे। उन्होंने उसे कहा कि भगवान का भभूत उस पर डाल दो और उसे एक लोहे की कटियार दे दो। मैंने कटियार उसके सिर के नीचे रख दी। भगवान का भभूत डाल दिया। कुछ देर बाद उसे होश आया। हम सबको देखकर वो थोड़ा असमंजस में था, लेकिन जब हमने उसे समझाया तो वो चैन से सो गया। हम भी थोड़ी देर सो गए। अगले दिन हम सुबह 8 बजे उठे और शादी की तैयारी करने लगे। हमने शादी का आयोजन कर रहे गुरुजी को भी बताया कि ऋषि को क्या हुआ था। उन्होंने दक्षिण दिशा वाले मंडप में पंचमुखी मारुति की तस्वीर लगाने को कहा, ताकि कोई और परेशानी ना आए। ऋषि की मां ने मुझे बताया कि आज रात शादी में पुणे से सज्जन आ रहे हैं। उनका नाम एकदंत है। वो बहुत प्रेत आत्मा भगाते हैं। उन पर पूरा ध्यान देना, और जब उन्हें थोड़ा खाली समय मिलेगा तो वो उनसे ऋषि के बारे में पूछेंगे और वे हमें बताएंगे कि ऋषि के साथ क्या हुआ। ऋषि की शादी बहुत ही अच्छे से हो गई। उसके बाद डिनर का कार्यक्रम चल रहा था। हम सब कुछ बारीकी से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वेदांग मेरे पास आया और बोला, एकदंत का डिनर हो गया है, चलो उनसे मिलते हैं। मैं भी वहां गया और एकदंत से मिला। ऋषि के माता पिता वहां आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे कहा, चलो उस जगह चलते हैं जहां वो कल नींबू खा रहा था।
हम दोनों वहां आए। उन्होंने थोड़ी देर उस जगह को देखा। उन्होंने वहां की मिट्टी ली और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो घाटी के पास लगी जाली के पास चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम जाओ और ऋषि के सिर से एक बाल ले आओ, और हाँ, मैनेजर को भी अपने साथ यहाँ ले आओ। मैंने ऋषि के सिर से एक बाल लिया और फिर मैनेजर को अपने साथ लिया और वहां गया जहां एक दंत था। एक दंत वहां खड़ा कोई मंत्र जप रहा था। जब हम वहां गए तो उन्होंने मैनेजर से कहा, मुझे इस जगह के बारे में बताओ। यहाँ कुछ बुरा हुआ है? क्या तुम्हें कुछ पता है? मैनेजर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक दंत ने फिर कहा, बताओ, तुम्हें कुछ पता है? हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमें तो बस जानकारी चाहिए। इस पर मैनेजर ने कहा, कुछ साल पहले एक लड़की इसी घाटी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। एक लड़के ने प्यार का नाटक करके उसे धोखा दिया था। उस लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा था और उससे ये सब पता चला। लेकिन जब हमने यहाँ रिजॉर्ट बनाया तो हमने घाटी की ओर जाने वाली सड़क को जाल से बंद कर दिया और उस लड़की से किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए हम हर दिन यहाँ एक नींबू फेंकते हैं। इस पर एक दंत ने कहा, ठीक है मैनेजर, अब आप जाइए। मैनेजर चला गया और फिर मुझसे बोला, क्या तुम ऋषि के बाल लाए हो? मैंने उन्हें बाल दे दिया। उन्होंने वहां की मिट्टी ली, पास के कुएं से पानी डाला और मिट्टी का एक गोला बनाया। उसमें बाल दबा दिए और मिट्टी के गोले को मंत्र के रूप में घाटी में फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा, चलो, हमारा काम हो गया। जाते समय वे हम सभी से मिले और बोले, ये एक शुभ अवसर है, आप लोग भी इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अभी कोई परेशानी नहीं होगी। बाद में जब आप लोग थोड़ा फ्री होंगे तो मैं आपके पास आऊंगा और तब आपको विस्तार से बताऊंगा। तो उन्होंने हमें अलविदा कहा। उस रात हम अपने अपने घर आ गए। उसके एक हफ्ते के बाद ऋषि ने मुझे फोन किया, एक दंत घर आ रहा है, तुम उस समय आ जाना। एक दंत आ गए थे। सबके शांत होने के बाद मैं, ऋषि, गौरी और ऋषि के माता पिता एक दंत के पास बैठे। एक दंत ने कहा, तुम्हें पता है क्या हुआ? जिस लड़की ने वहां अपनी जान दी थी उसकी आत्मा वही लड़की थी। ये ऋषि और गौरी के लिए बहुत लापरवाह होने की सजा थी। हल्दी लगाने के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हल्दी लगा हुआ शरीर बुरी ऊर्जा को आकर्षित करता है। और तुम दोनों जोड़े में वहां गए। तुम ज्यादा दूर नहीं गए, लेकिन तुमने खुद को उस ऊर्जा के घेरे में ले लिया। वो तुम्हारे पीछे आई। दरअसल वो आत्मा बहुत शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए गौरी को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसकी नजर ऋषि पर थी, इसलिए उसे ही तकलीफ हुई और उसने उसे अकेले में प्रभावित किया। जब तक कि निखिल और वेदांत उसके पास थे। उसे किसी कारण से कुछ कठिनाई हुई, इसलिए उसने उसे अकेला छोड़ दिया। निखिल ने सही समय पर काल भैरव अष्टक ऋषि को दे दिया, इसलिए आपको अधिक परेशानी नहीं हुई, क्योंकि भूत प्रेत को दूर करने के लिए काल भैरव अष्टक सबसे प्रभावी है। खैर, जैसा कि भाग्य में था, वो आत्मा कम शक्तिशाली निकली, इसलिए मैंने उसे कुछ ही समय के लिए बचा लिया। बाद में मैंने ऐसी व्यवस्था की कि वो शक्ति कभी ऋषि को परेशान करने के लिए वापस नहीं आएगी, इसीलिए मैंने ऋषि का बाल लिया था। हमें घटी हुई सारी घटना समझ आ गई। ऋषि और गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। हम सभी अलग अलग अनुभवों से गुजरे। मैंने वही अनुभव इस वीडियो में प्रस्तुत किया। मुझे बताइए कि आपको ये घटना